सो अगर हम देखें कि मार्केटिंग क्या है, सो एकदम बेसिक उसका डेफिनेशन जो है मार्केटिंग का ये है कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर्स के लिए को पहुंचाने तक का जो भी काम हम करते हैं, है ना, उसमें पहला काम है कि हम कैसे लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, कैसे हम वो प्रोडक्ट को बेचते हैं और हम कैसे वो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। ये सारी एक्टिविटी को एक साथ हम मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। सो हमको जो इसमें ध्यान रखने की एक बात है कि ये जो एक्टिविटीज जो भी हम मार्केटिंग के लिए करते हैं उसका फोकस हमेशा ग्राहक होता है। एंड ये सब तो आप सुने ही होंगे, कस्टमर इज किंग। वो प्राइमरीली उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। हम जनरली इंडिया में अगर फार्मर्स या फार्मिंग एक्टिविटी की बात करें, वो सारे एक्टिविटीज काफी, इवन फिश प्रोडक्शन काफी प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी है। सो जब भी हम ऐसा एक वेंचर शुरू करते हैं जहाँ पे हमारा फोकस प्राइमरीली प्रोडक्शन पे रहता है, तो हम सारी चीजें प्रोडक्शन के नजरिए से देख लेते हैं और हमारे कन्वीनियंस के नजरिए से देख लेते हैं। एंड देन जब हम ये ध्यान में नहीं रखते कि वो कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए, या कस्टमर उसको कितना रुपए देने के लिए तैयार है, वो जैसा हम चाहते हैं वो वैसा खरीदने के लिए तैयार है क्या, या उसको हमारे बारे में जानकारी है क्या, जब इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वो है जो प्राइमरीली सक्सेसफुल बिजनेस और अनसक्सेसफुल बिजनेस में जो डिफरेंशिएट करता है, जो फर्क है इन दोनों के बीच में, है ना, कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं और हमारा ध्यान बहुत कम कस्टमर के ऊपर जाता है। क्योंकि सबको ध्यान में रखने की बात यही है कि हम जब कोई भी वेंचर शुरू करते हैं, आप सारा पैसा अपफ्रंट खर्चा करके कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो पैसा आपको वापस तभी मिलेगा जब आपकी चीज किसी एक कस्टमर को यूजफुल लगे और वो प्रोडक्ट को आपसे खरीदे, है ना। सो फंडामेंटली समझने के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में मार्केटिंग को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं और इसको कॉमनली 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है। उसमें जो 4 पार्ट है वो है, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस और चौथा है प्रमोशन। सो हम इसमें एक एक पार्ट को देखते हैं और वो कैसे हमारे जो बायोफ्लॉक या फिश वेंचर है उसके साथ कैसे हम उसको देख सकते हैं। हम उस पर चलते हैं। ठीक है सर, आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी भी कम आ रही है क्या? मैं एकदम माइक पे ही बोल रहा हूँ। तो अभी आ रहा है। ठीक है सर, अच्छी आवाज, क्लियर आ रही सर आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है। सो पहला चीज जो हमारा प्रोडक्ट है, सो हम ब्रॉडली हमें ये पता है कि हमको फिशरीज का बिजनेस करना है या बायोफ्लॉक में जो फिश हम प्रोड्यूस करेंगे उसका बिजनेस करना है। लेकिन वो डिसीजन लेने से उसके अंदर भी काफी बारीक डिसीजंस है कि हमको उसके अंदर कौन सा ब्रीड यूज करना है ना। आपके पास कई सारे ऑप्शन है। सो वो डिसाइड करने का 2 पैरामीटर है। एक है जो आपका लोकेलिटी का, एनवायरनमेंट का और आपके बजट का कंस्ट्रेंट, कि आप कहां से सीमित हैं उस नजरिए से कि आपके वातावरण में किस तरीके की मछलियां आप आपके बायोफ्लॉक में ग्रो कर सकते हैं, है ना। और आपकी टैंक की कैपेसिटी और वो किस तरीके का है और आप उसमें क्या रनिंग कॉस्ट आप देख रहे हैं उसको करने का। दूसरा है कि आप जहां पे ये करना चाहते हैं वेंचर, वहां के लोग क्या खाना पसंद करते हैं मछलियां। हो सकता है कि उनके जो कॉमनली मछलियां खरीद रहे हैं वो मछली आप बायोफ्लॉक में नहीं कर सकते, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो किस मछली को या किस फ्रेश वाटर फिश को सब्सटीट्यूट करता है
है ना। ये आपको आपके तरफ से एक छोटा सा एक्सरसाइज जैसा करना पड़ेगा कि आप वो जाके पता करें आपके लोकल मार्केट में, इंटरेक्ट करें सेलर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, आपके फैमिली में या जिनको आप जानते हैं उनसे वो इंटरेक्ट करके समझने की कोशिश करें कि वो जो प्रेफरेंस है, डाइटरी प्रेफरेंस क्या है, और उसको अगर आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आपके बायोफ्लॉक के तरीके से हमें प्रोड्यूस करके, वो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सबसे लॉजिकल है करने के लिए। सो जब ये दोनों चीज को कंसिडर करें, एक है कि आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, और दूसरा है कि जो मार्केट का प्रेफरेंस है, इस दोनों को जो मैच कर सकता है वो है प्रोडक्ट आप जो डिसाइड करेंगे कि हमको ये करना है ना। सो इसमें एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ये है कि आप अगर लोकल ट्रेडर्स और इनसे सब बात करके आप एक छोटा सा एस्टिमेशन करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि वहां पे आपके एरिया में कितना सेल्स होता है मछली का जनरली, या फिर वो जो ब्रीड है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसका। और उसके कॉन्वर्जेशंस आपके इस तरीके से हो सकते हैं, आप उनसे जो बात करते हैं कि उनका डेली का जो बिजनेस है या हफ्ते का बिजनेस है या महीने का बिजनेस है वो कितने रुपए का होता है या कितने किलो का होता है। सिमिलरली जिनको आप जानते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनके बजट में वो महीने में कितनी मछली खरीदते हैं या साल में कितनी मछली खरीदते हैं, एंड आप वो एक एवरेज लगा के या उस लोकेलिटी या आपकी जो 40-50 किलोमीटर रेडियस के अंदर की जनता है उसका एक एस्टिमेशन रख के आप ये पता कर सकते हैं कि आप जो टोटल मार्केट है जहां पे आप अपना सामान भी बेचना चाहते हैं उसका साइज कितना है ना, जो कि अभी ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है, जिसमें आप अपना जो भी आपका कैपेसिटी है वो आप ऐड करके बेचने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। सो जब आप ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं, ये आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आप क्या बेचना चाहते हैं। देन आपको एक और अंदाजा ये मिल जाता है कि आप उस मार्केट में, अगर मान लो 10 टन का मार्केट है, 10 टन का मतलब है कि एक साल में उस मार्केट में 10 टन की मछलियां बिकती है, तो आपका जो प्रोडक्ट आउटपुट निकलता है वो उसका कितना शेयर बनता है ना। सो आपका एक पर्टिकुलर टैंक कैपेसिटी होगा, उसमें आपने इतने नंबर ऑफ फिशलिंग्स डालेंगे, उसका इतना मोर्टेलिटी रेट होगा, वो सबके बाद आपको एक साल के अंदर 1 या 2 साइकिल्स आप कर रहे हैं तो आपके पास ऑन एन एवरेज इतना वेट है, तो वो कितना प्रोडक्ट आपका निकलता है। इससे आपको एक अंदाजा लगता है कि आप उस मार्केट का कितना शेयर टारगेट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। सो वो हो गया कि हम कैसे प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं खरीदने के लिए, एंड उसमें हम कैसे ये इंश्योर करें कि हमारे कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद आए और वो फ्यूचर में खरीदे हमसे जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर्स जो यूज करते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो है प्राइस। ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी प्राइजेस होते हैं वो मार्केट डिसाइड करता है। आपके पास उस प्राइस को मार्केट के प्राइस से ज्यादा से ज्यादा आप एक 5% 10% आगे पीछे कर सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो प्राइस को आप कैसे इन्फ्लुएंस करें। ठीक है। ना कि बायोफ्लॉक या फिशरीज में अभी ऐसा कोई रेगुलेशन है जो एक एमएसपी जैसा कॉन्सेप्ट जो बाकी एपीएमसी प्रोडक्ट में होता है कि कई सारे एसेंशियल्स के लिए हो सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, ऐसा कोई प्राइस नहीं है। सो आपको ये अंदाजा लगाना कि मार्केट प्राइस क्या रहेगा, उसका कोई एक स्टेडी रिकॉर्ड नहीं है, ये भी आपको मार्केट में इंटरेक्ट करके ही पता करना पड़ता है। ठीक है। और जो मार्केट प्राइस है वो इसमें भी आप एक एक्सरसाइज यही कर सकते हैं, जब आप
आपके लोकल ट्रेडर्स और हॉकर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, इनसे जब इंटरेक्ट करते हैं तो आप उस ब्रीड के बारे में पता करें कि वो किस भाव में, किस रेंज में बिकता है करके, है ना, जो कि आपको आपके बिजनेस को प्लान करने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको ये मान के ही चलना है कि वो अगर एक जो भी प्राइस आपको मिल रहा है 500 रुपए 300 रुपए किलो का जो भी प्राइस मिल रहा है, वो आप जब बेचेंगे उससे 10-15% प्लस माइनस के बाहर वो उसका प्राइस यूजुअली नहीं जाता है। और वो अगर प्राइस है तो आप कितना तक कॉस्ट आज बेयर कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। ठीक है, तो एक साइड हो गया आपका जो मार्केट का प्राइस है, एवरेज लोकल प्राइस क्या है। दूसरा साइड हो गया इसी कैलकुलेशन का कि आपके एक्सपेंसेस क्या है। सो आपके एक्सपेंसेस में आपका आपने जो इनिशियल सेटअप के लिए पैसा लगाया है वो क्या साल में आप उसको कितना अमोर्टाइज करते हैं या फिर कितना डिप्रिशिएट करते हैं, है ना। कि अगर कोई भी सामान आपका 4 साल 5 साल चलता है तो उसको रफली देखे तो 1/5 उसका एक साल में आप एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर वो सेटअप करने के लिए जितना आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो कितना जाता है, वो वेंचर को डेली चलाने में आपका रनिंग एक्सपेंस क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है। फिर उसके बाद आप जिसके भी थ्रू बेच रहे हैं वो बेचने के लिए आपको क्या क्या एक्सपेंसेस लगता है, हो सकता है किसी को और मार्जिन देना पड़ता हो। ये सारी चीजें जोड़ के आप जब देखेंगे तो आपको एक अनुमान लगता है कि मार्केट प्राइस और आपका जो कॉस्ट है उसके बाद जो बच के मिलेगा वो आपका प्रॉफिट बनेगा, है ना। सो ये एक कैलकुलेशन आपको आपके बिजनेस को प्लान करने में हेल्पफुल होता है। इस पे आगे हम और आएंगे। इसमें आप एक और चीज देखते थे, आपने पहले जब प्रोडक्ट डिसाइड करे तब आपने एक एस्टिमेशन किया था कि आपका मार्केट का क्वांटिटी के हिसाब से मार्केट साइज क्या है ना। सिमिलरली अब जब आपको उसका एक एवरेज प्राइस पता है तो आप उसका एक रुपी अमाउंट निकाल सकते हैं कि ये मार्केट इतने रुपए का है, ये जो फिश का मार्केट है। ठीक है, अब उस अमाउंट के मार्केट में आपका क्या रेवेन्यू शेयर हो सकता है, जो कि आपने आपका आउटपुट एस्टिमेट किया था, उस एस्टिमेट के साथ आप उसी एवरेज प्राइस को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको पता चलेगा आप उस साल में कितना रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, है ना। और हमेशा हर एक वेंचर को ड्राइव ये अमाउंट ही करता है कि हमको इस साल इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, और वो रेवेन्यू अगर हमको जनरेट करना है तो उसके पीछे हमारे क्या क्या एक्टिविटीज होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारे बाकी के डिसीजंस प्लान होते हैं। सिमिलरली जब आप इसके साथ कॉस्ट को एसोसिएट करके देखते हैं तब आपको पता चलता है कि आप उस साल कितना प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं। ये होता है जो बजटिंग एक्सरसाइज में आप करते हैं। इसके बाद जब एक्चुअल्स के साथ आप कंपेयर करेंगे तो ये ओवर द पीरियड हर एक साल जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ये क्लियर होते जाता है कि वो जो आपकी प्लानिंग कितने अच्छे से हो रही है, कि वो आपके बजट के हिसाब से कितना नजदीक है या बाहर है, और उसके हिसाब से आप हर अगले साल उसको रिवाइज करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात समझने की है प्राइस की, कि प्राइस कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा वो स्टेबल रहता है। प्राइस हमेशा सप्लाई और डिमांड के फंक्शन, सप्लाई और डिमांड का प्रोडक्ट होता है। कि जब कोई बिजनेस लुक्रेटिव होता है, कि आपको लगता है कि ये बिजनेस तो काफी फायदेमंद लग रहा है, उस समय जब आप देखते हैं और जो प्राइस आपको दिखता है कि अच्छा हमको 300 रुपए या 400 रुपए किलो का मिल जाएगा, ये आपके साथ साथ उसी मार्केट में कई सारे और लोग भी देख रहे हैं, है ना। सो फार्मिंग में ये काफी कॉमन एक्सपीरियंस है, जब हर सीजन में लोगों को पता चलता है कि इस साल तो सपोज केले का दाम अच्छा मिला तो हम अगले साल केला लगाएंगे, एंड ये वाला जो जानकारी है ये सबके पास जाता है और सब इस तरीके से जब सोचते हैं तो सारे लोग केले में की खेती शुरू करते हैं, और जब वो हार्वेस्ट का सीजन आता है मार्केट में इतना सप्लाई हो जाता है कि वो प्राइस मिलता ही नहीं है ना। ये
जो फंक्शन है वो आपके फिशरीज या इससे भी रिलेटेड है, क्योंकि आप आपके बिजनेस की प्लानिंग और जो सारी चीजें करते हैं उससे एटलीस्ट 6 से 9 महीने के बाद, 1 साल के बाद ही आपका प्रोड्यूस मार्केट के लिए अवेलेबल होता है। और उस स्पैन में हो सकता है कि और भी लोग इसमें आए और आपका कंपटीशन जो है इंक्रीज होगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखने की ये बात है कि ये जो आज की प्राइस कभी भी ये गारंटी नहीं देती कल को भी आपको वही प्राइस मिलेगा। सिमिलरली आपके जितने भी एक्सपेंडिचर है वो भी आज जो है कल को बदल सकता है बेस्ड ऑन डिमांड। सो इसमें भी वही है कि आपको जैसे आपका रेवेन्यू के साइड पे, मतलब जो भी सेल्स का प्राइस है, जैसे ही वो सप्लाई के साथ साथ बढ़ता है, सप्लाई बढ़ने के साथ साथ घटता है जो आपका सेलिंग प्राइस है, सिमिलरली आपके जो इनपुट कॉस्ट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में आ रहे हैं ये सारी चीजें करने के लिए, आपके इनपुट प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ सकता है क्योंकि उसका डिमांड बढ़ गया। सो जब किसी एक एरिया में आज काफी प्रॉफिट दिखने के कारण बहुत सारे लोग जब एंटर करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन ऐसे ही घट जाता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग जब उसमें आते हैं तो इनपुट साइड पे वो संजय जी म्यूट पे कर सकते हैं क्या इनको आप? कर दिया सर। हाँ, सो मैं बता रहा था कि एक तारीख बिरयानी आप लोग अपने क्वेश्चन क्या टाइप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कहीं में भी आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आवाज गूंज रही है तो प्रतीश जी उनको फिर समझा सकेंगे। और हम क्वेश्चन आंसर के लिए एक आप इसको नोट करके रखिए, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हम 10-15 मिनट में जब करेंगे तब हम वापस इस स्लाइड्स पे आ सकते हैं। अगर आपको वो स्लाइड फिर से देखना चाहते हैं और उस पर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो हम वो कर लेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जिस तरीके से जब लोगों का इंटरेस्ट किसी एक वेंचर पे बढ़ता है तो उस समय जब वो प्रोडक्शन का टाइम आता है या जब सेल्स का टाइम आता है उस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट में उस चीज की सप्लाई बढ़ने के कारण दाम घटे। सिमिलरली ये भी पॉसिबल है कि आप जब बिजनेस कोई एक नए बिजनेस पे सबका इंटरेस्ट आता है और सारे लोग उसको शुरू करने के पीछे भागते हैं तो जो इनपुट की चीजें हैं उसका दाम बढ़ सकता है। तो ये दोनों चीज क्या करता है कि आपके प्रॉफिट को घटाता है ना। जैसे ही वो सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस घटता है और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होते रहती है। और यही टाइम है जब आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ता है कि आप कैसे आपके प्रोडक्ट्स को या आपके प्रैक्टिसेस को, आपके बेचने के तरीके को यूनिक करके रख सके या कोई तरीके से एफिशिएंट बना सके कि ये सारे आपका कॉस्ट कंट्रोल में रहे और आपको वो सेल्स में प्राइस आप किसी तरीके से फिक्स करके रख पाओ। ठीक है, सो अगला पी हमारा आता है प्लेस। प्लेस का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम वो प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे बायोफ्लॉक सेटअप में वो हम किस तरीके से कस्टमर के पास पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हमको यही देखना है कि हमारे कस्टमर्स कौन से क्लस्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे हैं हमारे आपका जो फिजिकल लोकेशन है ये सेटअप का, वहां से फिजिकली आपके कस्टमर्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है। सो आप हो सकता है इसको एक मैप में डाल के देख सकें आपके जानकारी के लिए कि कौन कौन सी एरियाज है जहाँ पे फिश कंज्यूम करने वाले लोग या आपके प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि वो कस्टमर्स यूजुअली फिश कैसे खरीद रहे हैं। तो ये भी एक और बात है कि लोगों का बाइंग बिहेवियर
उनके खरीदने का तरीका बहुत जल्दी बदलता नहीं है। तो हो सकता है लोग अकस्टम्ड है मार्केट से खरीदने के, क्योंकि अभी इतना फोन और ये सारी चीजें कॉमन होने के बाद थोड़ा बहुत ई कॉमर्स में भी फिश प्रोडक्ट्स लोग खरीदने लग गए। लेकिन ये काफी आप जहां पे एग्जिस्ट करते हो और आपका बिजनेस जहां पे एग्जिस्ट करता है वहां के लोकल तरीकों से पे काफी डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट लेना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास तक पहुंचाने के लिए। और चूंकि हमारे इंडिया में अभी तक जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था या कोल्ड सप्लाई चेन की व्यवस्था कि आप यहाँ से सामान को कहीं पे प्रोड्यूस करके शिप कर पाए, वो लिमिटेड है। बड़ी सिटीज में फिर भी शायद थोड़ा आसान हो गया ये सब मिलना, बट जनरली लिमिटेड है। इसीलिए लोग इस प्रोडक्ट को लोकली बेचना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो काफी पेरिशेबल है। तो इसलिए आपको ये भी जरूरी हो जाता है कि आपका जो सप्लाई चेन है, आप उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं उसको काफी अच्छे तरीके से डिसाइड करें। दो इम्प्लीकेशन है इसका। एक है कि ये डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने जल्दी आपके पास से खत्म होगा और वो मार्केट पे जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप, और ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि जितना जल्दी आपका प्रोडक्ट आपके हाथ से निकलता है उतना जल्दी आपको वो कैश में कन्वर्ट होके मिल जाता है ना। दूसरी बात है कि वो हर चेन का जो टाइम है ना, चेन की लेंथ, फॉर एग्जांपल कॉमन सेल्स चैनल अगर हम सोचें, अपार्ट फ्रॉम कस्टमर, अगर आप सीधे कस्टमर को बेच रहे हैं, उसके अलावा अगर आप मिडिल मैन के थ्रू जा रहे हैं तो एक सबसे लंबा चेन यूजुअली ये होता है कि लोकल डीलर या फिश कलेक्टर आपसे खरीदेगा, देन वो किसी ऑक्शनियर को बेचेगा, देन वो ऑक्शनियर किसी होलसेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर को बेचेगा और वो रिटेलर से वो कंज्यूमर में जाएगा। तो इसमें रिटेलर वही है जो आपके मंडी में लोग बैठते हैं या जो घर घर जाके मछली बेचते हैं, जिनका दिन का 5 से मतलब कहीं भी 5 से लेके 50 किलो तक का हो सकता है कि एक दिन का सेल का वॉल्यूम रहे, है ना। फिर इससे छोटे छोटे और जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन के, वो ये है कि जहाँ फिशरमैन से ऑक्शनर या ने खरीदा या किसी होलसेलर ने खरीदा और वो रिटेलर को देता है और कंज्यूमर को जाता है। और चूंकि आपका जो बायोफ्लॉक का वेंचर है वो इस तरीके से यूनिक है कि चीज आप उगा रहे हैं और आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपके पास ये लिबर्टी है कि आप लोगों को वहां पे इनवाइट करें और चाहे तो जब हार्वेस्ट का टाइम हो जाता है उस टाइम पे आप कोई एक मेला या ऐसा कुछ रख सकते हैं जहाँ पे लोग आके फ्रेश फिश खरीदना पसंद करें। तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी है वो जो ट्रेडिशनल फिशरमैन के पास नहीं है, क्योंकि वो ओपन वर्ल्ड में किसी वाटर बॉडी से पकड़ते हैं और वो ये सारी चीजें कर नहीं सकते। सो अगेन वो आपके जो लोकल कस्टमर्स हैं, जो पब्लिक है जिनको आप बेचना चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस वगैरह पे वो डिपेंड करता है कि लोग ये सब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और ये ध्यान में रखने की बात है कि हर जो लिंक है इस चेन में, सबका एक वॉल्यूम है अब्सॉर्ब करने का, है ना। आपसे अगर कोई ऑक्शनर खरीद रहा है, वो उसका आपके लोग अगेन ये सारी चीजें काफी लोकेलिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन जो ऑक्शनर खरीद रहा है वो एक सर्टेन से 1 क्विंटल या इसके नीचे वो शायद नहीं खरीदता होगा। सो आप उसको वो अगर सप्लाई नहीं कर सकते हैं आप उतना, तो देन वो आपको फिर उससे नीचे कोई होलसेलर या किसी रिटेलर को ढूंढना पड़ेगा जिनको आप देंगे। सो ये काफी डिपेंड करता है। और जैसे जैसे लिंक बढ़ता है इसमें कि फिशरमैन से कंज्यूमर के बीच पहुंचने में जितना ज्यादा लिंक है,
उतना ज्यादा आपका मार्जिन शेयर होता है। सो जब आप बड़े चेन के थ्रू बेचते हैं तो हो सकता है कि आपको जो सेलिंग प्राइस जो कस्टमर पे कर रहा है उसका शायद 40 से 50% मिले सबसे लंबे चेन में, और जैसे वो चेन थोड़ी छोटी होती जाती है हो सकता है कि वो 40-50% आपको 60% तक या 70% तक मिल जाए, है ना। अगेन काफी डिपेंड करता है कि आपके लोकल मार्केट का डायनेमिक्स क्या है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स एक दो लोग इस सारे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, तो आपको उनको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत पड़ती है, या फिर पैर खड़ा हुआ, दिखाओ दिखाओ कहाँ पे हो आपका अरे पैर। रुकना, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। सुनो, इसमें छेद कर दो। किसमें किसमें? ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की बात है। तो आपको इस एक्सरसाइज के लिए या इस आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करने के लिए जो वेरिएबल्स हैं या जो चीजों को ध्यान में रखने की बात है कि पहला है कि आप जो हमने पहले एक्सरसाइज में किया, जो प्रोडक्ट डिसाइड किया उस टाइम पे जो आपने किया कि आप कितना वॉल्यूम सेल करने वाले हैं, या आपके जो आपका सेलिंग का टाइम आएगा तो आपके पास कितना लगभग वॉल्यूम हो सकता है बेचने के लिए। दूसरी चीज है कि आप क्या आपके कॉस्ट हैं तो आप कितना मार्जिन तक बेयर कर सकते हैं। कॉस्ट के बाद मार्केट प्राइस और उसके बीच में आप कितना मार्जिन अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इस दोनों के मुताबिक, और आपके कस्टमर्स किस तरीके से खरीदते हैं, आपके लोकेलिटी में लोग जनरली मछलियां कैसे खरीदते हैं, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड करते हो कि आपका चैनल क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इसमें दोनों चीज की दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक है कि सारे जैसे जैसे वो चेन इंक्रीज होता है उसके मार्जिन में फर्क पड़ता है आपके मार्जिन में। सिमिलरली वॉल्यूम्स के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि किसको आप दे सकते हो। और ये बात ये भी है कि जो जितना भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी वो बिक जाता है आपके पास वो कैश आता है और आप नेक्स्ट से आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये है आप जो सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है ये डिसाइड करने का कि आप वो कैसे बेचेंगे। ठीक है। फिर आते हैं हम प्रमोशन के ऊपर। सो प्रमोशन का मतलब है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में आपके कस्टमर्स को जानकारी देते हो, है ना। लोगों को कैसे पता चले कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हो और आपके पास ये सामान है बेचने के लिए। प्रमोशन का सिंपल यही लॉजिक है कि आप कैसे लोगों को पता कराओ, समझाओगे या उनकी जानकारी में ये बात लेके आओगे कि आपके पास मछली है जो आप ये फलाना वैरायटी की मछली है, आप इतना इतना बेचते हो, आपका ये दाम है, या जो फाइनली जो खरीदना चाह रहा है उसको वो पता होना चाहिए। और ये प्रमोशन का तरीका आपके दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो है कि आप क्या चैनल डिसाइड करते हो आपको बेचने के लिए। अगर आप सीधे कस्टमर को नहीं बेचने के बारे में सोच रहे हो देन आपका जो तरीका होगा प्रोडक्ट को प्रमोट करने का वो अलग होगा। और आप अगर ये डिसाइड करते हो कि आपको कस्टमर्स को सीधे बेचना है तो उनको आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तरीका अलग होगा। ठीक है। सो पहला केस लेते हैं कि अगर आप आपके किसी चैनल के थ्रू आप बेचना चाहते हो। जब आप चैनल के थ्रू बेचना चाहते हो तब आप की कोशिश है कि आप आपके प्रोडक्ट को कैसे आपके चैनल के लिए फायदेमंद बनाओगे। क्योंकि आप जो भी होलसेलर या कोई भी है जो आप जो चैनल सेलेक्ट किए हो उसके पास आपके अलावा और भी ऑप्शन है लोगों से खरीदने के। सो उसको ये जस्टिफाई करना कि आपसे लेने से उसको क्या बेनिफिट है, ये प्राइमरीली इस बात पे आ जाता है कि आप कैसे उसको बाकियों से ज्यादा मार्जिन दे सकते हैं। सो वो अगर आपको अच्छा मार्जिन देना है तो आपको हमेशा आपका जो इनपुट कॉस्ट है और इनपुट साइड पे
और वेस्टेज पे, ये सारी चीजों पे काफी अधिक कंट्रोल रखना पड़ता है ताकि आप वो मार्जिन के ऊपर आपका थोड़ा कंट्रोल रहे कि आप चाहे तो हार्ड नेगोशिएट करके ये कोशिश कर सकते कि आपके हाथ से वो जो प्रोडक्ट है प्रेफर करे खरीदने के लिए। और इसमें अगेन वो वॉल्यूम वाली बात आती है कि आपके पास अगर ज्यादा वॉल्यूम है और आपके पास आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप वो नेगोशिएशन उतने अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, जब आप कस्टमर को सीधे बेच रहे हैं तो आपको इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है, ये है कि जब आप कस्टमर्स को बेचते हैं तो वो प्रति कस्टमर एक हफ्ते में या एक दिन में एक सर्टेन क्वांटिटी खरीदेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो मैसेज है आपको चैनल के मुताबिक कस्टमर्स को आप अगर फोकस कर रहे हैं तो आपको उतने गुना ज्यादा कस्टमर्स तक आपको ये मैसेज पहुंचाने की जरूरत है कि आप भी ये प्रोडक्ट बेचते हो। और जितने ज्यादा लोगों को आपको बात पहुंचाना है उतना ज्यादा आपका वो एक्सपेंसिव है। अगर आपका सीधा पैसा ना लगे तो भी आपका समय लगता है उस चीज पे। ठीक है। सो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखने की बात है जब आप ये डिसाइड करते हो प्रमोशन करना है, कैसे आपको वो चैनल को ये बताना है या कस्टमर को ये समझाना है कि आप एक प्रोडक्ट है जो बेचना चाहते हो। फिर चूंकि कई सारे लोग अभी नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं और पहली बार ये समझना काफी मुश्किल होता है कि हम जो प्रमोशन के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं उसमें कितना रिटर्न मिल सकता है करके, है ना। कि अगर हम 10,000 का एक पोस्टर लगा के चिपकाते हैं कहीं पे, सो क्या वो एक 10,000 का स्पेंडिंग आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो सेल करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, है ना। क्योंकि आपको उस समय ये सेल्स खत्म करना है जब आप जो प्रोडक्ट का या मार्केट रेट आपके सेलिंग प्राइस, आपने जो सेलिंग प्राइस एस्टिमेट किया उसके आसपास है या उससे ऊपर है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और भी लोग जब प्रोडक्शन के लिए बाहर आएंगे तो वो सेलिंग प्राइस कम होगा और आपके पास अगर वो स्टॉक रह जाता है तो आपको वो पैसा रिकवर करने में मुश्किल होगा, है ना। सो जो प्रमोशन का स्पेंड है एटलीस्ट फर्स्ट 2 years में आप ये करें कि आप कैसे बहुत कम पैसे के जो तरीके हैं उसको यूज करें लोगों के बारे में, लोगों को अपने चीजों के बारे में बताने का। आप जाके लोगों से मिलें या ये जो वेंडर्स हैं इनसे मिल के बात करें और काफी समय इसमें लगाएं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि आपको जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, अभी तक हमने देखा कि चूंकि ये पूरा मार्केटिंग एफर्ट कस्टमर के अराउंड, कस्टमर को बीच में रख के है, तो आपको हमेशा मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए। तो उसके लिए आपको वो रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और ये जानकारी लाते रहना काफी जरूरी होता है। ठीक है। और अगर हम लो कॉस्ट प्रमोशंस की बात करें या नो कॉस्ट की बात करें तो कई सारे लोकल न्यूज़पेपर या लोकल रेडियो के लोग हैं जो नए नए स्टोरीज की तलाश में रहते हैं। सो आप उनको ढूंढ के उनको अपनी कहानी बता सकते हैं कि आपने क्यों ये वेंचर शुरू किया। हो सकता है कि आपका पहला बायोफ्लॉक वेंचर हो आपकी लोकेलिटी में, है ना। तो वो आपको हो सकता है कभी एक बार कवर करे और इसमें हो सकता है आपको कोई भी पैसा नहीं लगाने की जरूरत हो। ठीक है। फिर है कि आप लोगों को कभी एक जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या जिनका नेटवर्क थोड़ा अच्छा है, लोकल पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिस के लोग हो सकते हैं, जिनको आप अगर कभी थोड़ा फ्री सैंपल ले जाके दे तो उनको वो अपने नेटवर्क में आपके बारे में चर्चा करेंगे और लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है। फिर है कि आप अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाएंगे, कि आप लोकल मीटिंग्स में मिले, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिले, क्लब्स के मेंबर बने या
जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं आप जिस किसी क्लब के, उसमें थोड़ा और फ्रीक्वेंटली जाना शुरू करें, ताकि आपको या तो कोई किसी चैनल पार्टनर के साथ मुलाकात हो जाए या पहचान हो जाए जिनके थ्रू आप बेच सकते हो, या हो सकता है कोई आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, या फिर अल्टीमेटली वो कस्टमर्स बन सकते हैं आपके। फिर एक है कि बिकॉज ये आपका वेंचर सारा जो सेटअप है वो आपके कंट्रोल में है, एंड लोगों को ये एक्साइटिंग भी लगता है कि फिश फार्म देखना और ये सारी चीजें, तो आप फ्री एक्सपोजर विजिट्स रख सकते हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं, एंड उसको हो सकता है कि आप एंटरटेनिंग एक्टिविटी करें कि लोगों को थोड़ा फिशिंग एक्सपीरियंस दें, और ये सब उसको एक एक्सपीरियंशियल तरीके से मार्केट करेंगे तो हो सकता है कि उस तरीके से लोगों का आना जाना हो कि वीकेंड्स पे लोग आके आपका सेंटर विजिट कर रहे हैं ये सारे एक्टिविटीज के लिए। एंड फिर है आप पैम्पलेट्स या फ्लायर्स या डिस्काउंट कूपन्स, ऐसी सारी चीजें प्रिंट करके जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूज़पेपर वगैरह का, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पता हो लोगों का, इसमें सब आप वो सर्कुलेट करें, तो वो लोकल लोगों को इसकी जानकारी होगी कि आप ऐसा एक वेंचर स्टार्ट किया, आपके पास ये सारे प्रोडक्ट, ये सारी मछलियां अवेलेबल हैं, और आप ये सारे रेट्स हैं, इस तरीके से आप वो आपसे खरीद सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन को आप एक पैम्फलेट और इस सब में रख के उसको भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है।